Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Duos IS. I hope everyone is doing well. So, today is 23 November 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी. जम्मू एंड कश्मीर में एक राजौरी नाम का डिस्ट्रिक्ट है. उस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बहुत सारे जो टेररिस्ट है वो हाइड होकर बैठते हैं. इसी के चलते यहाँ पर जो हमारी आर्मी है उन्होंने एक ऑपरेशन, जिसको हम राजौरी ऑपरेशन भी कह रहे हैं, टू फ्लश आउट द टेररिस्ट. तो वहाँ पर जितने भी आपके टेररिस्ट हाइड हैं उनको फ्लश आउट करने के लिए इस ऑपरेशन को कैरी किया जा रहा है. ये कहा जा रहा है कि अभी तक बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं, सराउंडेड हो चुके हैं. बट उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे 2 आर्मी कैप्टन्स और 2 सोल्जर्स की क्या हो चुकी है, जान जा चुकी है. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज किलिंग ऑफ इनोसेंट्स अनएक्सेप्टेबल, मोदी सीज G20 मीट. अब यहाँ पर G20 की वर्चुअल समिट हो रही है, आप सभी को पता है. अभी तक हमारी कैसी समिट हुई थी, उस समिट के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हमारी वर्चुअल समिट हो रही है. अब इस वर्चुअल समिट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो किलिंग हो रही है ना, स्पेशली यहाँ पर जो हमारे चिल्ड्रंस हैं और विमेंस हैं, सबसे ज़्यादा इसके जो इनोसेंट्स हैं वो वल्नरेबल हैं. तो टेररिज्म पर क्या हमारा जो स्टैंड है वो कैसा है, ज़ीरो टॉलरेंस है. और जो इनोसेंट और स्पेशली चिल्ड्रंस एंड विमेन, यहाँ पर उनकी जो डेथ हो रही है वो भी अनएक्सेप्टेबल है. तो हम यहाँ पर किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इजराइल और गाज़ा के कंटेक्स्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो G20 की इस वर्चुअल समिट में इसके बाद जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो नेक्स्ट कंट्री को क्या कर दी जाएगी, आपकी हैंड ओवर कर दी जाएगी. आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट ईयर यहाँ पर G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो किस कंट्री के पास आने वाली है. ओके, तो ये जो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर ये नोट किया गया है, इसमें बातचीत की गई है. इसके चलते ये कहा गया है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल कर आता है, उस सॉल्यूशन का नाम है 2 स्टेट सॉल्यूशन. तो जल्द से जल्द हमें क्या करना होगा, जो इजराइल पैलेस्टाइन इशू है इसको 2 स्टेट सॉल्यूशन से हमें इसको रिजॉल्व करना होगा. क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ पर जो वेमेन हैं, उनको जो इनोसेंस हैं उनकी यहाँ पर डेथ हो रही है और वो सबसे ज़्यादा क्या हो रहे हैं, इसका शिकार बन रहा है. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. एक बार G20 को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज G20? G20 क्या है, अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम कंप्राइजिंग 19 कंट्रीज. तो इसमें क्या है, आपकी टोटल 19 कंट्रीज हैं और प्लस यूरोपियन यूनियन. इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, G20 कहते हैं. इस साल आप सभी को पता है ये जो G20 की समिट हुई थी, यहाँ पर जो अफ्रीकन यूनियन है उसे भी इंक्लूड कर लिया गया. तो अब ये G20 से G21 बनने वाला है. अब इसका भी नाम चेंज हुआ नहीं है, ऑल्दो अब हमें ये फर्दर पता चलेगा कि इसमें इसका नाम चेंज किया जाता है, G21 किया जाता है या फिर G20 प्लस किया जाता है. तो अभी क्या हुआ, अफ्रीकन यूनियन का इसमें क्या हुआ, इंक्लूजन हुआ है, इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है. तो ये आप लोगों को यहाँ पर फैक्ट याद रखना है. सो G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट अराउंड 85% of the total global GDP, over 75% of the global trade and about 2/3 of the world population. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टोटल GDP की बात करते हैं. तो G20 यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं वो 85% ऑफ ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करते हैं, 75% इनका ग्लोबल ट्रेड है और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को G20 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है. ओके, क्या G20 इंडिया का पार्ट है, मतलब इंडिया G20 का मेंबर है या नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए यस. इंडिया क्या है, G20 का यहाँ पर मेंबर है. ओके, सो यहाँ पर जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेशन बेसिस पर होती है ना. इस साल किसकी थी, इंडिया की थी. अब नेक्स्ट ईयर किसकी होगी, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू नेशनल लीग सर्विस अथॉरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हमको यहाँ पर किसके बारे में कंसिडर करना है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, है ना. तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन क्या कहता है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड competent legal service to the weaker section of the society on the basis of equal opportunity. तो ये कहता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो क्या करे,
फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस को प्रोवाइड करे, किसको, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि जो भी सोसाइटी में वीकर सेक्शन है उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, और जितनी भी यहाँ पे लीगल सर्विसेज हैं और जितने भी फ्री कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज हैं वो उन तक पहुँचें। सेकेंड क्या है आपके पास, इट इशूज़ गाइडलाइन फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये क्या करता है, जो हमारी स्टेट की लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है उनको क्या करता है, ये गाइडलाइन इशू करता है उनके लिए, ताकि वो क्या कर सके, जो भी लीगल प्रोग्राम्स हैं स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए थ्रू आउट द कंट्री। तो इसमें से कितनी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कितनी इनकरेक्ट, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। Now second question is, consider the following statement about the Charter Act of 1813। यहाँ पर जो आपका Charter Act of 1813 है, इसके रिस्पेक्ट में आपके पास 3 स्टेटमेंट है and you have to tell whether they are correct or incorrect। Now first statement is saying it ended the trade monopoly of the East India Company in India except फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब हमारा चार्टर एक्ट 1813 आता है तो वो क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली होती है ट्रेड में उसको पूरी तरीके से ख़त्म करता है। सिर्फ यहाँ पर ट्रेड किसके साथ होता है, इंडिया का ट्रेड इन टी और ट्रेड इन चाइना, मतलब वैसा ट्रेड भी होता है बट जो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी उसको यहाँ पर ख़त्म किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। तो ये क्या करता है, ब्रिटिश क्राउन की जो सॉवरेनिटी है उसको असर्ट करता है कहाँ, इंडियन टेरिटरीज में। ओके, नाउ थर्ड वन इज द रेवेन्यू ऑफ द इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसमें ये कहा जा रहा है कि जब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है उसके बाद जो इंडिया का रेवेन्यू सिस्टम होता है, रेवेन्यू होता है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें से कितनी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कितनी इनकरेक्ट, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा लिसन टू द पीपल नॉट द नंबर्स। अब इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया जा रहा है कि जैसे कि हम नंबर्स को देखते हैं, हमारे सामने ये डेटा आता है कि जीडीपी की ग्रोथ इतनी हो रही है ना, 7.7% पहुँच रही है, 6.9% यहाँ पर पहुँच चुकी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हमें नंबर्स पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें लोगों को सुनना चाहिए। क्या एक्चुअल में जो यहाँ पर ग्रोथ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इन रियलिटी ग्राउंड लेवल पर ऐसी ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही? क्या आप यहाँ पर एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही? ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे इवन तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ इज गुड, देयर इज ए इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर रिजर्वेशन। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, बट स्टिल हमें यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है कि जितने भी यहाँ पर जॉब्स हैं सब में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को यहाँ पर मतलब कि क्या किया जाए, आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए रिगार्डलेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। तो यहाँ पर अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो हम रिजर्वेशन की डिमांड क्यों कर रहे हैं? सेकंड, इसमें ये कहा जा रहा है कि economists on both sides for the government are those against it are debating whether the economy is creating through enough jobs एंड आर क्वेश्चनिंग द वेरिसिटी ऑफ द गवर्नमेंट डेटा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का डेटा तो अच्छा आ रहा है कि यहाँ पर हम जॉब्स का क्रिएशन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही, बट यहाँ पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा फिर हाई क्यों है, लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? तो ये कहा जा, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया किसका, यूएस की इकॉनमी का, कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहाँ पर आप देखेंगे यूएस की अगर हेडलाइन पढ़ते हैं इकोनॉमिक नंबर्स में तो दैट इज़ वेरी गुड, सो ग्रोथ इज़ गुड एंड एम्प्लॉयमेंट नंबर हैव बिन इम्प्रूविंग इन यूएस। ओके, हम यूएस की बात कर रहे हैं, बट अभी यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ यूएस सिटीजन्स हैं दे आर डिससेटिस्फाइड विद द स्टेट ऑफ देयर इकॉनमी। लेकिन वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, यूएस के जो सिटीजन्स हैं वो अपनी इकॉनमी से यहाँ पर खुश नहीं हैं। और इवन जो आपका ये नेक्स्ट ईयर 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है तो इसमें ये जो मुद्दा है उसको उठाया जाएगा। सो वर्कर्स वांट अ फेयर डील एंड एडिक्वेट एंड सिक्योर इनकम। तो यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं मिल रही, जॉब्स तो मिल रही हैं लोगों को, लेकिन उनका जो ग्रोथ रेट है, उनका जो इनकम है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि जो भी उनकी जितनी भी सिक्योरिटी डिमांड्स हैं, एडिक्वेट उनको जो रिसोर्स है वो नहीं मिल पा रहा है टू कोप अप विथ इन्फ्लेशन। मतलब कि हम बात करते हैं जॉब है, मेरी इनकम यहाँ पर कितनी है, 100 रुपये है,
महीने की, लेकिन इन्फ्लेशन रेट कितना है यहाँ पर 110 रुपये है। तो क्या जो इन्फ्लेशन रेट है और जो जॉब से मुझे सैलरी मिल रही है, वेज मिल रहा है, वो एक दूसरे से क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या ये इन्फ्लेशन की डिमांड को मीट कर रहा है या नहीं। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि वर्कर्स को क्या चाहिए, एक फेयर डील चाहिए, एडिक्वेट एंड सिक्योर इनकम चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, इन्फ्लेशन से कॉप अप कर सके, इन्फ्लेशन से डील कर सके। तो यहाँ पर ये कहा गया कि the president agreed with the workers that CEO of auto companies were paying themselves for too much while asking workers to tighten their belts to improve the competitiveness of the US companies। तो यहाँ पर जो US कंपनीज का कॉम्पिटिटिवनेस है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब जॉब्स दैट आर नॉट गुड, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो गुड नहीं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ओवरऑल जो हमारी प्रॉब्लम है वो कहाँ से आती है, इनकम से आती है। ओके, इंडिया की बात करते हैं 1990s में जब आपका यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म होते हैं तो डायरेक्टली हमने क्या किया था, एग्रीकल्चर से हमने क्या किया था, डायरेक्टली मूव किया था सर्विस सेक्टर में। हमने यहाँ पर सर्विस क्या किया था, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पर तो हमें यहाँ पर बेनिफिट मिला था, लेकिन ये जो सर्विस है ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। अदर कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, हम यूएस की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, तो उनका जो एक मेथड था वो कैसा था, एग्रीकल्चर से वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इम्प्रूव बढ़े, है ना। कहाँ पर गए, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो सर्विस सेक्टर की तरफ आगे बढ़े। लेकिन इंडिया ने डायरेक्ट क्या किया, एग्रीकल्चर से सर्विस की तरफ यहाँ पर जंप किया। तो ये इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल बन गया। उस टाइम पर तो हमारी ग्रोथ अच्छी रही, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म ये हमारे लिए अच्छा नहीं था। तो द शॉर्टकट, ये एक तरीके से शॉर्टकट था। द शॉर्टकट हैज़ एंडेड इन Kaldi सेकेंड, देयर इज़ अ वेरी लिटिल रूम इन अ हाई एंड सर्विस टू द एब्जॉर्ब अ लार्ज नंबर ऑफ यंग इंडियंस। तो यहाँ पर क्या है, सर्विस सेक्टर में बहुत ही आपका छोटा मतलब सिस्टम है। यहाँ पे जो हमारे यंग इंडियंस हैं दे आर इन अ लार्ज नंबर, वो उसको क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसलिए हमें यहाँ पर और से ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है। सेकंड, इसमें ये कहा जा रहा है जो एजुकेशन लेवल है वो भी इतना यहाँ पर रूरल एरिया में आप कह सकते हैं लोगों का वो उस लेवल का नहीं है जितनी यहाँ पर जॉब्स में उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सो दे नीड जॉब वेयर दे कैन लर्न हाई स्किल्स एंड अर्न जॉब। और लोगों को यहाँ पर जॉब्स ऐसी चाहिए जहाँ पर वो कुछ हायर स्किल्स को अर्न कर सकें और अच्छा से अच्छा उनका जो सैलरी हो, वेज हो, यहाँ पर हो। तो जो कि आपका सर्विस सेक्टर से तो नहीं आ सकता। इसके लिए यहाँ पर लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर कंस्ट्रक्शन है, ये फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर डिकेड्स ऑफ में आप देखेंगे जो एग्रीकल्चर इन द लास्ट 3 डिकेड्स मूव इनटू सच जॉब। तो हम ज़्यादातर देख रहे हैं जो हमारा एग्रीकल्चर से अब लोग कहाँ मूव कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। नाउ नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है आपकी कुछ जो इकोनॉमिक वैल्यू केयर गिविंग होती है, केयर गिविंग में इकोनॉमिक वैल्यूज़ को ऐड नहीं किया गया है। मतलब कि आप विमेन का एग्जांपल ले सकते हैं। विमेन यहाँ पे घर में क्या करती हैं, आपकी केयर टेकर की तरह होती हैं और घर में पूरी देखभाल वही करती हैं, लेकिन उसमें उनको यहाँ पर इसका कोई पे दिया जाता है, कोई उनको वेज दिया जाता है या फिर सैलरी दी जाती है घर में रहने की, नहीं। लेकिन अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं तो ये एक हमारी इकोनॉमी में क्या करता है, बहुत बड़ा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। सो अटेंशन विल शिफ्ट टूवर्ड्स क्रिएटिंग जेन्युइन सोशल एंटरप्राइजेस rather than enterprises for creating economy efficiency and surpluses which corporate इंटरप्राइजेस एंड आर डिज़ाइन फॉर। सो यहाँ पर जो केयर गिविंग है इसकी जो वैल्यू है आज के टाइम पर इकोनॉमिस्ट इसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इसको वैल्यू करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो विमेन है ट्रेडिशनली केयर गिविंग को एक तरीके से कल्चर माना जाता है कि हाँ ये हमारा क्या है, ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं हमारी इकॉनमी, तो हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसका रहता है। इवन जो विमेन होती हैं उनका जो पार्टिसिपेशन हम लेबर फोर्स में देखते हैं वो फॉर्मल इंटरप्राइजेस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हैं। वो किस पे इंटरेस्ट रखती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में जाके थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं या फिर दूसरी फैमिली के साथ हम ट्रेडिशनली क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, केयर गिविंग यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, सो द डोमेस्टिक केयर गिवर इन अदर्स होम्स ऑन फैमिली फार्म्स, moreover they are unable to see economic value in the care giving they provide without monetary compensation in their family and communities। तो कई बार women जो होती हैं विदाउट एनी मॉनेटरी कंपनसेशन वो फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ को क्या करती हैं, केयर गिविंग प्रोवाइड करती हैं, बट इसकी इकोनॉमिक वैल्यू को नहीं देखती हैं। सो हमें यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। तो हमें सिर्फ यहाँ पर जो हमारा नंबर दिखाई दे रहा है उस पर फोकस नहीं करना, हमें लोगों को भी सुनना है, क्या एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी में यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। Now next article is reporting animal cruelty makes children
सेफर। अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इस आर्टिकल में एक चीज़ को लिंक किया गया है। पहले तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है और उसके बाद इंडिया में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब हम बात करते हैं कि 2017 में चाइल्ड अब्यूज़ इज़ ग्रेव एंड रैम्पेंट इन इंडिया। जो चाइल्ड अब्यूज़ है इंडिया में ये बहुत ही तेज़ी से आपका बढ़ रहा है। 2007 में जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने एक स्टडी पब्लिश की जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जो इंसिडेंसेस है चाइल्ड अब्यूज़ के इंडिया में वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ और जो गर्ल चाइल्ड है नेग्लेक्ट होता है इंडिया में, गर्ल चाइल्ड को जितना नेग्लेक्ट किया जाता है इंडिया में, तो दीज केसेस आर ग्रोइंग डे बाय डे। ये जो केसेस हैं बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस इनफैक्ट ये पाया जा रहा है कि 2 of every 3 children वर फिजिकली अब्यूज, मतलब 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों में से 2 बच्चा तो फिजिकली अब्यूज होता ही होता है। हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस आर रिपोर्टेड, मतलब कि जो ज़्यादातर हमारे बच्चे हैं तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रिपोर्टिंग की गई है कि उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। हर एक सेकेंड में यहाँ पर जो बच्चा है ये रिपोर्टिंग की गई कि वो क्या होता है, इमोशनली यहाँ पर अब्यूज़ होता है। तो यहाँ पर इतने सारे स्टैटिक्स हैं हमारे पास पूरा है, फिर भी ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है, ये जो मतलब आपका टॉपिक है, इशू है, ये अनएड्रेस है, इसको यहाँ पर एड्रेस नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ निकल कर आई है कि चाइल्ड अब्यूज़ इंडिया में इतना ज़्यादा है क्यों। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली एंड द साइज ऑफ द फैमिली, लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जो भी हमारे लॉज हैं इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। सेकंड आप कहा जाता है पावर्टी इतनी ज़्यादा है, इलिटरेसी है, इवन कल्चर फैक्टर भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, चाइल्ड अब्यूज़ में। तो और ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर एक लिंक देखेंगे किसके बीच में, एनिमल के बीच में और बच्चों के बीच में, कि जिस घर में एनिमल के साथ यहाँ पर क्रुएलिटी होती है, मतलब ये पूरा डेटा सामने निकल कर आया। इस एग्जाम्पल में हम यहाँ पर देखेंगे कि जिस घर में आपका पेट एनिमल है या फार्म एनिमल कुछ भी है, वो फैमिली अगर एनिमल के साथ क्रुएलिटी होती है, तो वो जो फैमिली है वो बच्चों के साथ भी कैसा बिहेव करती है, उनके साथ भी अब्यूज़ होता है। तो ये यहाँ पर एक लिंक बिठाई गई। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम जहाँ पर भी एनिमल क्रुएलिटी होती है, ऑल्दो यहाँ पर हमारे पास एक्ट है एनिमल क्रुएलिटी एक्ट, जिसके अंदर अगर कोई भी एनिमल के साथ यहाँ पर ऐसा क्रुएलिटी एक्ट होता है तो उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। बट इंडिया में हम देखते हैं इसका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एनिमल एक्ट है, इसके अंदर जो रिपोर्टिंग है वो जो ऑफेंसेस है उनको रजिस्टर किया ही नहीं जाता, और रजिस्टर होते भी हैं तो उसका जो डेटा है वो कलेक्ट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारे पास एक कंक्रीट नंबर नहीं है, डेटा नहीं है। ओके, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि द लिंक बिटवीन एनिमल क्रुएलिटी एंड ह्यूमन वायलेंस फर्स्ट केम इनटू लाइट इन 1751। यहाँ पर जो एनिमल क्रुएलिटी है और ह्यूमन वायलेंस है, इनका जो लिंक है वो 1751 में सामने आता है। 1980 में एक पायलट स्टडी की जाती है, इंग्लैंड में कंडक्ट की जाती है। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि वो बच्चे ज़्यादा रिस्क में हैं जिसके घर पर जो फैमिली पेट है ना, उनके साथ यहाँ पर क्या होता है, अब्यूज़ होता है। तो वो फैमिली में यहाँ पर बच्चों के साथ भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये स्टडी से निकल कर आया है कि 23 फैमिलीज दैट हैड अ हिस्ट्री ऑफ एनिमल अब्यूज़, 83% हैड बीन आइडेंटिफाइड बाय ह्यूमन सोशल सर्विस एजेंसी एज अ हैविंग चिल्ड्रन एट अ रिस्क ऑफ अब्यूज़ और नेग्लेक्ट। तो ये कहा जा रहा कि हमने 23 फैमिलीज़ में स्टडी किया और ये कहा जा रहा कि उनकी हिस्ट्री रही है किसके साथ, एनिमल अब्यूज़ के साथ। तो यहाँ पर 83% जो चांसेस हैं किसके, और हमने जब पूरा मतलब कि सर्वे किया तो ये निकल कर आया कि यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं, उनके साथ अब्यूज़ हो रहा और उन्हें नेग्लेक्ट किया जा रहा है। सो यहाँ पर डिफरेंट स्टडी, न्यू जर्सी में भी स्टडी यहाँ पर हुई है जिसमें 88% केसेस यहाँ पर निकल कर आए हैं चाइल्ड अब्यूज़ के। तो ये क्या है, एनिमल अब्यूज़ को ईजिली हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर हमने एनिमल अब्यूज़ को ईजिली डिटेक्ट कर लिया तो जो हम ये लिंक इस्टेब्लिश कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस की और जो चाइल्ड अब्यूज़ हो, उसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। ओके, तो इंडिया में अभी हम बात करते हैं, इंडिया में कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है हमारे सामने, ना ही कोई ऐसे लिंक है, लेकिन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, जो एनिमल अब्यूज़ हैं उनको हम रजिस्टर कर सकते हैं, जो ऑफेंस हैं, क्योंकि यहाँ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में ये कहा गया है कि हमारे पास जितने भी ऑफेंस हैं किसके अंडर, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंदर कोई भी हम देखते हैं क्या, डेटा हमारे सामने नहीं है। सो पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ एंटी क्रूएलिटी लॉज जो है हमारे टू नॉट ओनली हार्म्स एनिमल बट ऑल्सो ह्यूमन विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। तो ये क्या करता है, जो हमारा ये पुअर
इन्फोर्समेंट हो रहा है एंटी क्रूएलिटी लॉज का, तो ये सिर्फ एनिमल्स को ही हार्म नहीं कर रहा है, जो ह्यूमन विक्टिम्स हैं वॉयलेंस के, वो उनको भी क्या कर रहा है, एक तरीके से बचा रहा है और सेव कर रहा है. सो रिपोर्टिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग एनिमल अब्यूज इज नॉट जस्ट अबाउट सेविंग एनिमल्स, इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग आवर चिल्ड्रन फ्रॉम वॉयलेंस एंड सिक्योरिंग अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर देम. तो अगर आपके सामने कभी भी एनिमल अब्यूज़ का केस आता है, आपको पता है कि पर्टिकुलर जो XYZ पर्सन है वो इतना वॉलेंट है, एनिमल अब्यूज़ करता है, तो आप इसकी रिपोर्टिंग करिए. इससे क्या होगा, उस जो एनिमल के साथ यहाँ पे अब्यूज़ हो रहा है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और साथ साथ यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट और प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये उनके ब्राइटर फ्यूचर के लिए यहाँ पर एक लिंक को हम, तो ये जो एक लिंक है हमें इसको अंडरस्टैंड करना होगा, जिससे कि हम क्या सकते हैं, बच्चों को सेव कर सकते हैं फ्रॉम द फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, यहाँ पर जो आपका सेक्सुअल अब्यूज़ उनके साथ होता है. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज़ क्लियर टू यू. ये बहुत ही अच्छा एनालिसिस था, इसको आप एथिक्स से यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं और GS पेपर 2 से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज harness of amendments made to Pamela in 2019 shocking says Sibla. अब देखिए यहाँ पर क्या, जो ED आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का यहाँ पर अभी पूरा केस चल रहा है, तो यहाँ पर हमारे एक जस्टिस हैं, जस्टिस बेला त्रिवारी, 3 जजेस बेंच में जो अभी यहाँ पर सुनवाई कर रहे हैं 2022 में जो अमेंडमेंट हुए हैं हमारे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, उसके बारे में यहाँ पे कुछ बात की गई. तो उन्होंने ये कहा कि मिस्टर सिबला सबमिटेड दैट अमेंडमेंट मेड to the anti-money laundering law in 2019 had armed force to ED with unbridled power. 2019 में पमला एक्ट में क्या होता, अमेंडमेंट होता है, जिसके कारण जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैं उनको एक पावर दी जाती है कि वो क्या कर सकते हैं, कि समन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, और एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेड बेल नियरली इम्पॉसिबल वाइल शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ इनोसेंस. तो इसमें यहाँ पे कोई पर्सन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है, तो जो इन्फोर्समेंट जो आपके ED हैं वो क्या कर सकते हैं, विदाउट एनी वारंट उस पर्सन के घर में रेड कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं, और उनका बेल का पेपर ऐसे बना सकते हैं कि जो बेल है वो मतलब कि फ्यूचर में ज़्यादा पॉसिबल हो ही ना. तो एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही आपका क्या है, वाइस्ट है. ये क्या कर रहा है, आपका जो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 फंडामेंटल राइट जो है हमारा अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, वो इसको वॉलेट कर रहा है. साथ साथ ये जो आपका आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 22 है ना, कि नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम और हर ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड पिटीशन और कंटेंटेड. तो यहाँ पर मतलब कि जो हमारा ये आर्टिकल 22 है इसको भी क्या कर रहा है, ये वॉलेट कर रहा है, और साथ साथ आर्टिकल 21 को भी क्या कर रहा है, राइट टू ड्यू प्रोसेस, उसको यहाँ पर ये वॉलेट कर रहा है. तो इसे हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या दे दिया, पावर, कि आप विदाउट समनिंग आप किसी भी पर्सन को यहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं उसके घर में. ओके, तो ED क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड विद टास्क ऑफ इन्फोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ 2 स्पेशल फिजिकल लॉज. ये क्या करता है, हमारे 2 यहाँ पर फिजिकल लॉज हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट और पमला एक्ट. तो इनको यहाँ पर मैंडेट करना, इनके जो प्रोविजंस हैं उनका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके पास होती है, ED के पास होती है. ओके, तो कंपोजिशन की बात कर लेते हैं. तो बिसाइड डायरेक्टली रिक्रूटिंग पर्सनल, द डायरेक्टर ऑल्सो ड्रॉ ऑफिसर्स फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. तो यहाँ पे जितनी डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वहाँ से लोगों को क्या कर लिया जाता है, ड्रॉ कर लिया जाता है, और कोई भी ऐसे यहाँ पर डायरेक्टली रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके, पमला एक्ट के बारे में देख लेते हैं पहले. तो ये पमला एक्ट आपका 2002 में आता है सबसे पहले. ओके, सो इट इज़ अ क्रिमिनल लॉ ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास बाय NDA गवर्नमेंट इन 2002. पमला बिकेम अ लॉ. ये लॉ कब बनता है, फोर्स में 2005 में आता है. यहाँ पर इट हैज़ अ ब्लैंकेट पावर असाइंड टू द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अंडर पमला फॉर सीजिंग, इन्वेस्टिगेशन, सर्चिंग एंड अटैचिंग एसेट. तो यहाँ पर ये क्या करता है, एक तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को पावर प्रोवाइड करता है. इसका एम क्या है पमला एक्ट का, कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको कंट्रोल करना, उसे प्रिवेंट करना, और जितने भी यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आपका जो ब्लैक मनी है, कोई भी अगर ब्लैक मनी से यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसको कन्फिस्केट करना, सीज करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व है. 2002 में फिर क्या होता है, कुछ यहाँ पर 22 में कुछ चेंजेस आते हैं. तो यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है, सीरियस फ्रॉड, ये सारी एजेंसीज यहाँ पर आती. सो यहाँ पर जो चेंजेस आए हैं इसमें इसका मेन है कि इंटीग्रेट न्यूमरस स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज empowering with the verified information related to an outlaw in a
expedite nabbing of law breakers, apparate social evils and bring them to justice in the court of law। तो ये कुछ यहाँ पर एक्ट है, मतलब कि एम है जिसके थ्रू यहाँ का मामला जो चेंजेस हुए हैं उसमें यहाँ पर किया गया। तो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। तो देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स थे, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली। एक आपके लिए यहाँ पर और अपडेट है कि इजराइल और हमास में ये एग्री हुए हैं कि वो 4 दिन के लिए क्या करेंगे, गाजा में सीज फायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमास क्या करेगा, 50 हॉस्टेजेस को यहाँ पर रिलीज़ करेगा और इजराइल यहाँ पर 150 पैलेस्टीनियंस है उनको यहाँ पर रिलीज़ करेगा। सो ट्रूस टू बी एक्सटेंडेड एंड एक्स्ट्रा डे फॉर एवरी एडिशनल 10 हॉस्टेज। तो हर एक दिन में 10-10 जो हॉस्टेजेस हैं यहाँ पर क्या किया जाएगा, हमास के द्वारा फ्री किया जाएगा, मतलब कि उसमें एडिशनली यहाँ पर किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर वॉर को फिर से अगर कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो वॉर को फिर से रिज्यूम कर दिया जाएगा, लेकिन अभी 4 दिन का क्या हो रहा है, आपका सीज फायर किया गया है। ओके, चलिए डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, with reference to National Legal Service Authority, consider the following statement। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। ओके, तो आप नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में देखते हैं। ये आपका एक्ट आता है 1987 में, टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर अमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने के लिए लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना, जितने भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनके लिए एक लीगल सर्विस क्या करना, प्रोवाइड करना। ओके, तो ये हमारे इसमें सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता, सॉरी थर्ड ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया, ये कंट्रोल होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट में होता है। पिट्स एक्ट जो आता है उसमें होता है, ना कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में होता है। सो यार आप देख सकते हैं, तो पिट्स एक्ट आता है 1784 में। तो जो ये क्या करता है, इंग्लैंड को सुपरवाइज करता है कि जितने भी कंपनीज के अफेयर होंगे उसको आप सुपरवाइज किया जाएगा। सो और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 यहाँ पे ये एबॉलिश करता है किस टर्म में, ट्रेड विद इंडिया, और कंपनी स्टिल यहाँ पर मोनोपोली एंजॉय करती है किसमें, टी ट्रेड में, और चाइना के साथ यहाँ पर ट्रेड में फॉर 20 ईयर्स, मतलब 20 साल के लिए यहाँ पर ट्रेड मोनोपोली रहती है टी में और चाइना के साथ ट्रेड में। और यहाँ पर ये जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का जो पावर है वो लोकल गवर्नमेंट्स को यहाँ पर दिया जाता है। सो इसमें इतना ही, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ओनली। सो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।